आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो भू राजनीति है उसमें एक उबाल आया हुआ है पूरे विश्व के अंदर। चाहे हम बात करें यूक्रेन संकट की, या हम बात करें मिडिल ईस्ट क्राइसिस की, या हम बात करें साउथ चाइना सी की, और आगे भी इसी प्रकार का जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो रहने वाला है। तो एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विषय का इंटरव्यू दे रहे हों। खास तौर से जो ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो टॉपिक आप जैसा देख रहे हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और इसका जो एस्पेक्ट है वो है जियो पॉलिटिक्स। तो बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का मतलब क्या होता है। आप समाचारों में रोज़ रोज़ ये शब्द सुनते हैं, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, जियो इकोनॉमिक्स, साइबर जियो पॉलिटिक्स। तो आखिर ये शब्द हैं क्या, और इससे जुड़े हुए जितने भी आपके डायमेंशंस हैं उन सभी को आपको समझना है, और उनके बारे में अच्छे से आपको परिचित होना है, अवेयर होना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स होता क्या है। आपने देखा होगा ब्रिटिश पीरियड में वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ताकि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नियंत्रित किए गए क्षेत्र हैं उनको कैसे सुरक्षित बचाया जा सके। इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसली स्टेट का। वो भी एक जियो पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अभी आप देख रहे होंगे कि जियो पॉलिटिक्स में एक तेज़ी से वर्ल्ड ऑर्डर जो हो रहा है वो जियो पॉलिटिक्स के कारण तेज़ी से बदल रहा है, ख़ास तौर से कोविड-19 के बाद। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जियो पॉलिटिक्स आखिर होता क्या है। जियो पॉलिटिक्स में दो शब्द हैं, जियो यानी भू यानी पृथ्वी, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। यानी पृथ्वी की सतह पर जो कोई भी फिजिकल फीचर हैं, जैसे कोई स्ट्रेट है, कोई कैनाल है, कोई आपका सी है, कोई आपका चोक पॉइंट है, कोई देश है, या कोई रीजन है, उससे संबंधित राजनीति को हम कहते हैं भू राजनीति। तो भू राजनीति को अगर हम और सरल भाषा में समझें कि यानी विश्व में जहाँ कहीं भी संघर्ष की स्थितियाँ हैं या संघर्ष की स्थितियाँ क्रिएट की जा रही हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, और उनको नियंत्रित करके अपने जो हित हैं वो कैसे पूरे किए जाएं। ये बेसिकली महाशक्तियाँ जो हैं, जिनको हम सुपर पावर कहते हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम देखें कि आज वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर लगता है अपन को, पर रूस का भी एक प्रकार से रूस भी इमर्ज हो रहा है। रूस भी अपनी पुरानी विरासत को पाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना भी उस तरफ आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। भारत अभी इन सबसे दूर है, क्योंकि 2047 का हमारा जो लक्ष्य है पहले विकसित भारत बनने का, तो संघर्ष की परिस्थितियों से अपने देश को बचाते हुए अपने देश की जो अंदरूनी ताकत है उसको मजबूत करना। इसीलिए इंडिया क्या है, नक्सलवाद को ख़त्म कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उसने ख़त्म लगभग कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, और आपके जो हमारे पड़ोसी शत्रु देश हैं उनके खिलाफ हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया है। तो इंडिया इंटरनल स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहा है, तभी वह बाह्य विश्व की जो एक प्रकार से संघर्ष की परिस्थितियां हैं उसमें वो भाग लेगा। अभी देखा होगा आपने, एक डायलॉग हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश ने मध्यस्थता की। भारत इन सब मामलों से अभी न्यूट्रल है, उदासीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स में उसका रोल नहीं है।
तो एक आसान भाषा में मैंने थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको बताने का आपको प्रयास किया है। अब आगे देखिए क्या है। तो जियोपॉलिटिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी स्थान, जैसे मैं अगर हार्मुज स्ट्रेट का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। अभी आपने देखा है हार्मुज स्ट्रेट पहले कैसा था, फ्री ट्रांसपोर्ट रूट था। अब युद्ध के बाद उस पर ईरान ने नियंत्रण कर लिया। अब ईरान ने नियंत्रण कर लिया तो ईरान वहाँ पर टोल टैक्स लगाने लगा। अब टोल टैक्स लगाने का मतलब हुआ कि विश्व के विभिन्न देशों पर, तो अमेरिका जो कि अपने को एक महाशक्ति मानता है, या अमेरिका के जो अलाइज हैं उनसे भी टैक्स वसूला जाएगा। तो अमेरिका के जो अलाइज हैं वो बोलेंगे अमेरिका को कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हार्मुज पर ईरान ने नियंत्रण करके कहीं ना कहीं अमेरिका को कमज़ोर कर दिया है, जो कि अपने को एक महाशक्ति मानता है। ये है जियोपॉलिटिक्स। अब अमेरिका का जियोपॉलिटिक्स ये है कि लॉन्ग टाइम में वो मिडिल ईस्ट में पूरे खित्ते में एक प्रकार से नियंत्रण करना चाहता है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है कि दीर्घकालिक राजनीति जिसके माध्यम से वर्ल्ड को नियंत्रित किया जा सके। और इस जियोपॉलिटिक्स में जो उपाय किए जाते हैं, मेजर्स किए जाते हैं, पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती है शॉर्ट टाइम के लिए, वो कहलाती हैं आपकी जियो स्ट्रेटजी, यानी उसको कहते हैं भू रणनीति। तो भू रणनीति क्या है, जियो पॉलिटिक्स के गोल को अचीव करने का एक तरीका है, उसे कहते हैं भू रणनीति। और एक तीसरा वर्ड आता है जियो इकोनॉमिक्स, जो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी इसे जानना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं, बाकी सभी इंटरव्यूज़ के लिए इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सामान्य घटना है जिनसे आपको रूबरू होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा क्या होता है, जियो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है सरल भाषा में, कि किसी क्षेत्र पर नियंत्रण करके उस नियंत्रण के द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना। जैसे ईरान ने हार्मुज पर कंट्रोल कर लिया और वो टोल टैक्स के माध्यम से बिलियंस ऑफ डॉलर आगे चल करके उसको मिल सकते हैं, और उस बिलियंस ऑफ डॉलर से वो इस लड़ाई को लंबा खींच सकता है, जो कि अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा। तो ये है आपका जियो इकोनॉमिक्स। आप देख रहे होंगे जियो इकोनॉमिक्स को मैं और सरल भाषा में बता देता हूँ। जियो इकोनॉमिक्स में जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है, टोल टैक्स पॉलिसी अभी जो ईरान की है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं वो भी आपका जियो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। पेट्रो डॉलर का जो एक प्रकार से रणनीति है, ओपेक के द्वारा जो एक कार्टेल बना लिया गया है, और उस कार्टेल के द्वारा कि अचानक से तेल की कीमतों को बढ़ा देना, जिससे कि एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ कई बार, है ना। तो ये सब जियो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो ये 3 वर्ड मैंने अभी आपको बताए हैं। आजकल एक नया वर्ड आ गया है जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से साइबर जियोपॉलिटिक्स। साइबर जियोपॉलिटिक्स क्या है, डिजिटल जियोपॉलिटिक्स क्या है? सरल भाषा में कि किसी देश के का जो स्पेस एरिया है ऊपर का, उसको नियंत्रण में कर लेना। आपने देखा है कि अमेरिका ने जब ईरान पर स्ट्राइक किया तो उसका जो पूरा का पूरा फ्लाई जोन था, उसमें सारे जो डिजिटल सिग्नल्स थे, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा जो सिग्नल पास किए जा रहे थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जाम कर दिए जाते हैं। तो अब जो लड़ाई है वो हाइब्रिड लड़ाई हो चुकी है। अब हाइब्रिड वारफेयर का ज़माना आ चुका है। आपको लैंड, सी, स्पेस और आपका जो पानी की लड़ाई है, इन सभी में आपको पारंगत होना होगा, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं, या कोई भी देश युद्ध जीत सकता है। तो ये 4 टर्म्स मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे बताए हैं।
अब हम बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जियो पॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पे जियो का मतलब है कोई प्लेस, रिसोर्स, ओशन या सी या कोई बॉर्डर है का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल का ट्रेड होता है। अब आप सोच लीजिएगा, उसको ईरान ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो इससे जो भारत और चीन जैसे देश हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं या बढ़ सकती हैं। इस कारण से वहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, जिसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और चूंकि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं वो इंटरमीडिएटरीज गुड्स में आते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं में आते हैं, और इनके कारण क्या होता है कि सारी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनमें एक प्रकार से वो सब की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये सभी देशों के लिए चिंता का विषय है ये युद्ध। और इस युद्ध में जो दो देश या तीन देश या कुछ देश जो लड़ रहे हैं, उन देशों का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ रहा है। साथियों, यही जियोपॉलिटिक्स है। आसान भाषा में मैंने बताया। आपने देखा होगा समय समय पर साउथ चाइना सी विवाद आ जाता है। अब चाइना साउथ चाइना सी को कंट्रोल करना चाहता है। क्यों कंट्रोल करना चाहता है? तो उसकी आगे की जो रणनीति है 25-50 वर्षों की, कि साउथ चाइना सी से का जो ट्रेड रूट है, जिससे जापान या ईस्ट एशिया के देशों में जो भी ट्रेड होता है उसको वो कंट्रोल करना चाहता है। और आपने देखा होगा कि साउथ चाइना सी में जो अमेरिका है वो अपना दबदबा चाहता है। तो इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है आपका, उसमें चाइना और यूएसए दोनों में जो है काफ़ी संघर्ष की स्थिति है। अब इस संघर्ष में अभी तो फिलहाल अमेरिका ही आगे दिख रहा है, आगे क्या होगा वो अपन को जानना है। साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना दीर्घकालिक उद्देश्य यानी जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है चाइना का। इसके लिए उसने स्ट्रेटजी क्या अपनाई? 7-7 लाइन का एक उनका कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने ऐसे वहाँ पे मार्क बना दिए हैं कि ये क्षेत्र जो है चाइना का है ना। हालांकि इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसे कुछ लीगल अथॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन चाइना वास्तव में वहाँ पे कंट्रोल करता है उसको, है ना। तो ये उसकी जियो स्ट्रेटजी है। अब जियो इकोनॉमिक्स क्या है वहाँ पे? जियो इकोनॉमिक्स ये है कि वहाँ पे जो ट्रेड कंट्रोल करेगा चाइना, तो उससे उसको लाभ होगा। ठीक है, तो ये जियो इकोनॉमिक्स है। और इन तीनों के लिए जरूरी होता है कि साइबर जियो पॉलिटिक्स भी उसकी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी जो उसकी स्पेस आपकी है, सारी स्पेस पर भी उसको कवर होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब उसके पास दुनिया का सबसे उन्नत अपग्रेडेड सैटेलाइट सिस्टम होगा, नेविगेशन सिस्टम होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, है ना। तो ये है आपका साइबर जियोपॉलिटिक्स, है ना। यूक्रेन अभी आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन जो है पहले कभी एक बफर स्टेट हुआ करता था ईस्ट यूरोप और रशिया के बीच में। अब वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। तो नाटो का सदस्य बनने का मतलब है कि यूक्रेन की जो सीमा है वो रशिया से लग जाएगी, और जब रशिया को वो टच करने लगेगी तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है ना, लैंड के थ्रू। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से भारत की तरफ हो रहा है। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए रशिया जो है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसका जो यूक्रेन का जो क्षेत्र है जो रशिया से लगा हुआ है उसको वो डीमिलिटराइज करना चाहता है, या वो वहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो ये साथियों कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि रशिया, चाइना, यूएसए
तीनों में एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रशिया और चाइना का जो प्रेजेंस है वो नहीं दिखता है, लेकिन वो एक प्रकार से पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, क्योंकि ईरान इस लड़ाई को इतना लंबा नहीं खींच सकता था, क्योंकि उनको आर्म सप्लाई है, वेपन्स की सप्लाई है, इंटेलिजेंस का उनको एक सहयोग जो मिल रहा है, इन सब के कारण जो है ईरान इस लड़ाई में अभी भी एक प्रकार से काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो ये जियोपॉलिटिक्स है। करेंट जियोपॉलिटिक्स में आपको ये टॉपिक याद रखना है। जियो स्ट्रेटजी मैंने बताया था कि जियो स्ट्रेटजी इज ए पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, है ना। इसको आप ऐसा कह सकते हैं, शॉर्ट टाइम अगर हमें कोई चीज़ गेन करना है, प्राप्त करना है कम समय में, तो उसे कहते हैं जियो स्ट्रेटजी, है ना। और ये जियोपॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। किसी देश द्वारा अपने भू स्थान का उपयोग करके रणनीतिक लक्ष्य हासिल करना, है ना। तो कोई भी देश, जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान देखिएगा आप, एशिया में उसका लोकेशन, है ना, कि सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, तीनों एशिया को का एक प्रकार से संगम स्थल है। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए रूस ने प्रयास किया, यूएसए ने प्रयास किया, है ना। हालांकि वो महाशक्तियां वहाँ टिक नहीं पाईं, इसलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान महाशक्तियों की कब्रगाह है ना, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन आप उसकी जियो जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो अब आता है, जैसे जियो स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है ना। तो वो अपने आसपास के जो आपका समुद्री क्षेत्र है, सबसे पहले वो उस पर नियंत्रण करेगा, यानी सबसे पहले वो ये सिद्ध करेगा कि वो निर्विवाद रूप से एशिया की महाशक्ति है। ओके, उसके लिए ज़रूरी है कि वो साई चाउना सी को कंट्रोल करे। ताइवान जो कि चाइना का ही एक घटक है, उस पर वो नियंत्रण करना चाहता है, जैसे कि उसको पहले हांगकांग, मकाओ, ये सारे द्वीप उसने ले लिए हैं, है ना। तो चाइना यहाँ पे अपना प्रयास कर रहा है, और उसी प्रयास में है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी एशिया की वो निर्विवाद महाशक्ति बनने के लिए ज़रूरी है को वो इंडिया को काउंटर करे, इंडिया को दबा के रखे, इंडिया को कमज़ोर रखे। उसके लिए उसने नीति अपनाई है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी एक प्रकार से इसको मोतीमाला नीति आप कह सकते हैं। चाइना क्या कर रहा है कि भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, उन सब देशों के पोर्ट जो है वो एक्वायर कर रहा है धीरे धीरे, ताकि वो ट्रेड पे कंट्रोल कर सके, ताकि वो इंडिया पे दबाव बना सके, है ना। और भारत भी इसके बदले में, आपने देखा क्वाड का भारत एक सदस्य बना है। इसके अलावा हमारी भारत सरकार की एक योजना है SAGAR, जिसका अभी हम आगे जिक्र करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की इंडो पैसिफिक रणनीति है कि USA चाहता है कि हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में उसका अपना दबदबा रहे, लेकिन इस दबदबे को चुनौती कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है। अब USA को ये चाहिए कि वो इंडिया को इग्नोर करते हुए चाइना को कभी भी काउंटर नहीं कर सकता है। अमेरिका की ये मजबूरी है, क्योंकि भारत भी आज एक उभरती हुई मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है। इसको कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। ओके, तो जियो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक शब्द और यहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं, जियो इकोनॉमिक्स। आर्थिक संसाधनों जैसे ट्रेड, इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध, टैरिफ, टोल टैक्स, जो भी आप कहें, ये जियो पॉलिटिक्स के एक प्रकार के टूल होते हैं, जिसके माध्यम से देशों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाता है, प्रोटेक्शनिज्म की नीति को अपनाया जाता है, संरक्षणवादी नीतियाँ। आपने देखा अभी जो जियो पॉलिटिक्स में एक उभार आया है, आपने देखा है रशिया यूक्रेन संघर्ष हो, या मिडिल ईस्ट का संघर्ष हो, या और भी देशों में आपने देखा भारत पाकिस्तान का एक जो लिमिटेड वॉरफेयर था वो हो,
सारी घटनाओं को अगर आप मिला के देखें तो कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें तमाम देशों का जो विश्वास है, फेथ है, वो घट गया है। स्वयं इन संस्थाओं को बुलाने वाला जो यूएसए है उसने भी विड्रॉल कर लिया है, WHO से विड्रॉल कर लिया है, यूनिसेफ से विड्रॉल कर लिया है, और जो फंडिंग यूएसए करता था इन संस्थाओं को वो फंडिंग भी बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है। नाटो को वो फंडिंग जो बैकअप वो करता था वो भी उसने कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें कोविड के बाद जो देश हैं वो एक प्रकार से जो WTO विश्व व्यवस्था थी उस विश्व व्यवस्था को उन्होंने नकार दिया है और हर एक देश अपने अपने हितों को साधने के लिए एक प्रकार से या तो बाइलेटरल एग्रीमेंट कर रहा है या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कर रहा है ताकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो देखा होगा वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो गया है, ध्वस्त हो गया है। अब इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1946 से 49 के बीच में जो बनी थी वो सभी वीकेंड हो चुकी हैं। रूस पर आपने देखा है पश्चिमी देशों ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं, ख़ास तौर से यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने भी लगा दिए हैं आर्थिक प्रतिबंध। तो अभी रूस की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं वो इन आर्थिक प्रतिबंधों से कमज़ोर हुई है, परंतु रूस एक ऐसा देश है जो कि आधे ग्लोब को कवर करता है और वहाँ पर आबादी की तुलना में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि चाहे पेट्रोलियम रिसोर्सेज हों चाहे गैस रिसोर्सेज हों। तो आपने देखा होगा इन सबको वो बेच करके अपनी इकोनॉमी को किसी तरह से चला रहा है। ओपेक द्वारा तेल उत्पादन नियंत्रण में पहले ही बता चुका हूँ, एक कार्टेल है ओपेक। कार्टेल का मतलब ये होता है सरल भाषा में, जैसे कि इंदौर के सभी समोसा बेचने वाले दुकानदार ये तय कर लें कि कल से समोसा इंदौर में 25 रुपये का बिकेगा या 30 रुपये का बिकेगा, उससे कम पर कोई नहीं बेचेगा। तो इससे क्या है, उस संगठन को तो फ़ायदा होता है, उसके सदस्य देशों को तो फ़ायदा होता है, पर आम लोगों को महंगाई की मार को झेलना पड़ता है। ये कहलाता है कार्टेल। यानी लाइक माइंडेड जो देश होते हैं वो जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो उसे कार्टेल कहते हैं। डिजिटल एवं साइबर जियो पॉलिटिक्स में आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी देश का जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसको कंट्रोल करने की जो रणनीति है उसे कहते हैं साइबर जियो पॉलिटिक्स। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अमेरिकी फाइटर्स को बमबारी करना है ईरान पर, और ईरान में जितने भी सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उस सब को पहले हमले करने से पहले उस सब को जाम कर दिया जाए, इस सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएं। तो आपने देखा है पूरा जो फ्लाई जोन होता है वो फ्री हो जाता है और उस देश के नियंत्रण में आ जाता है जो देश उस पर हमला करना चाहता है। यूएसए ऐसे ही तो करता है, इजराइल ऐसे ही तो करता है, क्योंकि ये बहुत एडवांस टेक्निक्स का फ़ायदा ये इन देशों को मिल रहा है। तो ये साइबर जियो पॉलिटिक्स है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। साइबर वारफेयर जैसे कि रशिया और यूक्रेन में बहुत जिस ड्रोन से हमले करना है ना। डेटा कॉलोनियलिज्म है, फेसबुक है, आपका मेटा है या इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से जो बड़े बड़े आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो हमारे सारे डेटा को वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपने देखा है 5G रेस होड़ लगी हुई है यूएस और चाइना में, अब तो 6G का ज़माना आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है जिसका इंटरनेट जो स्पीड होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा होगी, तो सिंपल है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कि आपकी अगर 4G 2G 3G पे चल रहे हैं और कोई 6G पे चल रहा है तो फ़ायदा उसको मिलेगा जिसका स्पीड ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा फीचर्स हैं। सिंपल है ये। अब देखिए भूगोल में एक थ्योरी आती है हार्टलैंड थ्योरी, जो कि हेफोर्ड मैकेंडर ने दी थी।
और इसमें मैकिंडर साहब ने, ये ब्रिटिश राजनीतिक भूगोलवेत्ता है, और इन्होंने ये कहा था कि जो हर्टलैंड, हर्टलैंड का मतलब है यूरेशिया, जिसमें आप साइबेरिया के रीजन को आप मान सकते हैं, जिसका अधिकांश भाग रशिया के पास आता है ना। तो उसमें ये कहा गया था कि जो हर्टलैंड पर नियंत्रित करेगा वो क्या करेगा, वो विश्वद्वीप पर नियंत्रित करेगा। विश्वद्वीप में 3 महाद्वीप जो जुड़े हुए हैं आपस में, जैसे कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप आता है, उस पर नियंत्रण करेगा, और जो विश्वद्वीप पर नियंत्रण करेगा वो संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करेगा। ऐसा इनका एक प्रसिद्ध कथन आता है हैफोर्ड मैकेंडर का। चूँकि ये थ्योरी आज के जियोपॉलिटिक्स में ये बड़ी रिलेवेंट थ्योरी है, ख़ास तौर से रूस यूक्रेन संघर्ष में, तो इसको भी अपन को याद रखना है। रशिया क्या चाहता है, यूक्रेन को बफर, मैंने पहले ही बताया, बफर स्टेट करना बफर स्टेट बनाना चाहता है। लेकिन जो आपके नाटो देश हैं वो यूक्रेन के माध्यम से एक स्ट्रेटजिक डेप्थ चाहते हैं, किसके संदर्भ में, रशिया के संदर्भ में, ताकि रशिया को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि रशिया ने, आपने देखा है कि उसने यूक्रेन के एक जो भाग है क्रीमिया, उस पर 2014 में नियंत्रण कर लिया था, और उसको G8 संगठन जो है उससे उसको सस्पेंड कर दिया था, है ना। ये डेवलपमेंट आपको मालूम होगा। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन बफर स्टेट के रूप में रहे, लेकिन नाटो चाहता है कि वो एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में रहे। तो इन सभी बातों को लेकर के ये संघर्ष चल रहा है, 4 वर्ष से अधिक हो गया है। ऐसी कैसी लड़ाई हो रही भैया, ये है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है हार्टलैंड, आपको मालूम होगा रशिया का अधिकांश भाग देख सकते हैं इसमें। बेसिकली हार्टलैंड में साइबेरिया का रीजन आता है, और इसमें ये माना गया था हार्टलैंड थ्योरी में कि जो साइबेरिया का रीजन है वहाँ अटैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चारों तरफ से या तो नदियों से घिरा हुआ है, या जो उत्तरी भाग है उसका समुद्री, जो कि समुद्र में जो ओशन है हायर लैटिट्यूड में, वो जमा हुआ है, वहाँ से कोई हमला नहीं कर सकता है। साथ में इसकी जो नदियाँ हैं वो भी क्या होती हैं, वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, इस कारण वो भी जम जाती हैं, और बहुत सारा हिल एरियाज़ है, माउंटेन रीजन है, तो यहाँ पे हमला करना बड़ा मुश्किल है। ये थॉट इसलिए आया जबकि आर्मी का महत्व हुआ करता था, स्थल सेना का, ये ध्यान देखिए, या लैंड जियोपॉलिटिक्स का महत्व हुआ करता था। ये उस समय की थ्योरी है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपने देखा मैरीटाइम पावर का ज़माना आ जाता है, तो उसमें एक और थ्योरी आती है जिसे रिमलैंड थ्योरी कहते हैं, और जो रिमलैंड थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हार्टलैंड थ्योरी का ही एक संशोधित रूप है ना। उसकी आलोचना के द्वारा रिमलैंड थ्योरी आई थी, निकोलस स्पाइकमैन ने इस थ्योरी को दिया था। अब रिमलैंड क्या होता है, रिमलैंड का मतलब सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जो हार्टलैंड है, हार्टलैंड के साथ जो लगा हुआ पूरा कोस्टल एरियाज का रीजन है उसे कहते हैं हम लोग रिमलैंड। देखिए यहाँ पे मैप के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये रिमलैंड है ना, ये रिमलैंड है और ये हार्टलैंड है। ओके, तो इसमें महत्व किसका आ गया जियोपॉलिटिक्स में, मैरीटाइम का महत्व आ गया, मैरीटाइम पावर यानी सामुद्रिक नौ शक्ति का एक महत्व आ जाता है। और आप देखते हैं कॉलोनियलिज्म में ये जो मैरीटाइम पावर होती हैं उनको इसका बहुत फायदा मिलता है। तो अब जो स्पेस वारफेयर में कुशल हैं उनको फायदा मिल रहा है ना। तो रिमलैंड थ्योरी जो है वो आपके मिडिल ईस्ट के संदर्भ में अभी बहुत रिलीवेंट है, क्योंकि वो रिमलैंड के अंतर्गत आता है। तो तेल हो, समुद्री चोक पॉइंट हो, ग्लोबल इम्पोर्टेंस इनका लगातार बढ़ रहा है, और यूएस, चाइना, रशिया जो है मिडिल ईस्ट के संसाधनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि कैसे इन देशों के ऑयल रिसोर्स को अपने हित में उपयोग किया जा सके, है ना। ईरान पर जो हमला हुआ है उसका प्रमुख कारण यही था, क्योंकि जो आपकी ईरानी रिवॉल्यूशन हुई थी तो उसके बाद वहाँ पर एक कट्टर इस्लामिक सरकार आ गई थी जो अमेरिका की बातों को या शर्तों को नहीं मानती थी। इस कारण से ये लड़ाई तो बहुत 40 साल से ये चली आ रही है, जिसकी ईरान भी तैयारी कर रहा था और साथ में यूएसए भी तैयारी कर रहा था, और वो वेट कर रहे थे किसी एक समय का, और वो समय अब आ चुका है ना। तो इस प्रकार से ये रिमलैंड थ्योरी है, ये मिडिल ईस्ट के संदर्भ में। देखिए ये मिडिल ईस्ट का रीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसको पश्चिमी एशिया भी कहते हैं, है ना। लेकिन चूंकि ये मिडिल ईस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ से जो आपका 0 डिग्री का लाइन है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, तो यूरोप के देश इस मध्य जीएमटी लाइन से ये पूर्व में है, इसलिए मध्य पूर्व कहते हैं। एशिया के संदर्भ में इसको पश्चिमी एशिया कहते हैं। तो दोनों बातों को भी आपको याद रखना है। अब चूंकि इंडियन ओशन का जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो काफ़ी इम्पोर्टेंस हो चुका है, आपने देखा है ईरान ने जो इंडियन ओशन में आपका नेवल बेस था यूएसए का, 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से, वहाँ से उसने यहाँ पे हमला किया। अब आप सोचिएगा 4000 किलोमीटर उसने मिसाइल अटैक किया, तो इसका मतलब है लॉन्ग रेंज मिसाइल उसको कहीं ना कहीं से मिली है या उसने डेवलप की है। तो इस कारण से इंडियन ओशन की जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी एक प्रकार से हाईलाइट हुई है। और आपने देखा होगा कि जो पर्शियन गल्फ से सारा का सारा तेल आता है उसका ट्रेड रूट पूरा का पूरा इंडियन ओशन ही है, और इंडियन ओशन के माध्यम से ये जो तेल की सप्लाई होती है, जो बड़े इंपोर्टर हैं चीन जैसे देश हैं, भारत जैसे देश हैं, कहीं ना कहीं उनके हित इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आता है IORAR से, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसको कहते हैं हिम तक्षेश, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको कहते हैं। ये चूँकि हाईलाइट बहुत कम होता है इसलिए इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अब की बार जो MPPSC के इंटरव्यू आपके हो रहे हैं उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी बहुत संभावना है। और तो ये संगठन भारत ने बनाया था, इसके सदस्य देश आप देख सकते हैं, ये जो आपके कलरफुल आपके देश हैं, इंडोनेशिया है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे म्यांमार है, इंडिया तो है ही है, ओमान है, यमन है, कीनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, साउथ अफ्रीका है। तो ये सारे कंट्री इंडियन ओशन रिम है, यानी ये जो परिधीय देश हैं, है ना, इंडियन ओशन के जो परिधीय देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। और इससे इंडिया जो है वो इंडियन ओशन को एक प्रकार से ट्रैंक्विलिटी जोन बनाना चाहता है, यानी एक प्रकार से शांति का क्षेत्र बनाना चाहता है, ताकि इस देश के सभी जो देश हैं, इससे हिंद महासागर के जो तटीय देश हैं उन सबको फ़ायदा मिले, है ना, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वो अचीव कर सकें। हार्मुज स्ट्रेट आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिएगा हार्मुज जो स्ट्रेट है वो ईरान और ओमान के बीच में बनता है, ये आपको याद रखना है, दो देशों का नाम। ये चोक पॉइंट है एक तरह का। अब चोक पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सकरा रास्ता हो जाता है ना, इसलिए ऐसे सकरे रास्ते को चोक पॉइंट कहते हैं, है ना। और स्ट्रेट क्यों कहते हैं? स्ट्रेट का मतलब होता है एक प्रकार का चैनल, एक जल मार्ग है ये, है ना, जो कि चौड़ा भाग होता है वो स्ट्रेट कहलाता है। अगर ये चैनल यानी जलमार्ग और भी चौड़ा है तो उसे चैनल कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश चैनल आपने सुना होगा, है ना, तो ये टर्मिनोलॉजी भी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को अच्छी तरह से याद करना है, और जो फेमस चोक पॉइंट है उनको भी याद रखना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे विस्तार से नहीं बताऊँगा, सिर्फ आप याद रख लीजिएगा 20% जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है वो इसी के माध्यम से होता है। और ईरान और US का ये टेंशन हॉट स्पॉट है अभी, है ना। आपने देखा है कि अमेरिका ने वहाँ पे नाकेबंदी करना शुरू कर दिया है, और उसने ये कहा है कि जो भी देश ईरान को टोल टैक्स देगा हम उस पर हमला कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ईरान को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकेन करना उसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी देश जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो उसकी लड़ने की क्षमता अपने आप ख़त्म हो जाती है। खर्ग आइलैंड अभी बहुत चर्चा में रहा है, एक ईरान का ही एक द्वीप है, और यहाँ से पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसका बहुत बड़ा भंडार है, और इसको ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, IRGC है, वो कंट्रोल करता है। और यहाँ से जो तेल एक्सपोर्ट होता है या गैस एक्सपोर्ट होता है उससे जो पैसा आता है उससे IRGC जो है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है।
तो अमेरिका ये चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह से खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर ले, उसको नियंत्रित कर ले। तो उसको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा, IRGC जो है उसकी इकोनॉमिक सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसका अमेरिका अपने हित में उपयोग कर सकता है। तो ये खर्ग आइलैंड ध्यान रखना, ईरान का प्रमुख एक्सपोर्ट ऑयल हब है, ये आपको भूलना नहीं है। फिर जिबूती आपका यहाँ पे एक चोक पॉइंट है ना। और जिबूती आपने देखा होगा एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसका अपना एक जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए चोक पॉइंट बनता, बड़ा सकरा रास्ता हो जाता है यमन और जिबूती के बीच में, है ना। तो इसे चोक पॉइंट कहते हैं। अब चूंकि आपने देखा होगा कि पर्शियन गल्फ से जो तेल आता है, ऑयल आता है, वो गल्फ ऑफ अदन, बाबल मंदब स्ट्रेट यहाँ बनता है और रेड सी होते हुए ये सुएज कैनाल के माध्यम से कहाँ चला जाता है, मेडिटेरियन सी और यूरोप को ये कनेक्ट करता है। पर ध्यान रखना, यूरोपियन जो देश हैं वो इस समुद्री रास्ते से जो तेल आता है उसका बहुत उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है। तो वो टैंकर के माध्यम से जो आपका तेल का सप्लाई होता है वो यूरोप में कम होता है, वो एशिया के देशों में ज़्यादा होता है, इसलिए एशिया के देश उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो जिबूती में आपने देखा होगा चीन का भी वहाँ पे नेवल बेस है और USA का भी नेवल बेस है। तो मिलिट्री बेस दोनों ने बना रखे हैं और रेड सी और बाबल मंदब को यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास चाइना और USA दोनों एक साथ कर रहे हैं। काफ़ी कमज़ोर इकोनॉमी है जिबूती की और इस कारण से उसको वहाँ पे पैसा मिलता है दोनों देशों के द्वारा और इस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो जिबूती चोक पॉइंट भी आपको याद रखना है, किन दो देशों के बीच में है, जिबूती और यमन के बीच में है। ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यूक्लियर साइट बहुत चर्चा में रही हैं, जैसे डिमोना है, नतांज है, इस्फाहान है, बुशर है, फोर्दो है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक साइट है डिमोना, ये तो है इज़राइल का न्यूक्लियर साइट जिस पर ईरान ने अटैक किया था। नतांज, इस्फाहान, बुशर और फोर्दो ये ईरान के न्यूक्लियर साइट हैं जिस पर इज़राइल ने अटैक किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे शार्पली थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। नतांज और फोर्दो जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का यहाँ पे केंद्र है, यानी यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। और बुशर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अटैक भी इसीलिए किया गया ईरान पर कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ईरान का उद्देश्य है कि हम इज़राइल के अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उससे अमेरिका और इज़राइल चिंतित हैं कि कहीं किसी भी तरह से ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल ना करे, है ना। तो उसको रोकने के लिए ये सारा जो है रायता फैला हुआ है, ये आपको याद रखिएगा। अब एक शब्द आता है यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर निर्विवाद रूप से USA ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का लीडर है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ऐसा वो कोल्ड वार के बाद है। लेकिन मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, जिसमें US, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन ये सब एक प्रकार से उभरने की कोशिश कर रही हैं और भारत भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन करता है। ऐसा इसलिए ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। जब किसी मोहल्ले में दो बड़े गुंडे पैदा हो जाते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ शांति रहती है। अगर एक ही गुंडा है तो वहाँ पे शांति भंग रहती है, अपराध बढ़ जाते हैं। इसको ही कहते हैं टेरर ऑफ बैलेंस, है ना। तो वो बैलेंस एक क्रिएट हो जाएगा और उससे सभी देशों को फ़ायदा होगा। अब आपने देखा होगा 91 में USSR का जो पतन है वो कहीं ना कहीं विश्व के लिए घातक साबित हुआ है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है प्रॉक्सी वार, इसको कहते हैं छद्म युद्ध। छद्म युद्ध का मतलब क्या होता है? नकली युद्ध भी कह सकते हैं आप। असली युद्ध आमने सामने का होता है, जब दो शक्तियाँ तीसरे देश में लड़ती हैं, जैसे सीरिया में है। अब सीरिया में USA लेड फोर्सेस लड़ रहे हैं और उधर रशिया लेड फोर्सेस लड़ रही हैं,
है ना। तो इस प्रकार की जो लड़ाई होती है साथियों, उसे प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध, नकली युद्ध कहते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल सीरिया है। यूक्रेन में आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन को बैकअप किससे मिल रहा है, नाटो से। यूक्रेन को बैकअप किससे मिल रहा है, यूएसए से। और उधर रशिया जो है वो चाइना का साथ लेकर के लड़ रहा है। तो इस प्रकार से यूक्रेन में देखा होगा कि वो एक प्रकार से बैटलफील्ड बन गया है, किसका, नाटो का और चाइना और रशिया का। इससे जो देश प्रभावित होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को इंडियन गवर्नमेंट मानती ही नहीं है। हूती जो विद्रोही हैं अभी वो बहुत चर्चा में रहे हैं, आपको याद रखना है ये यमन में हैं और ये ईरान समर्थित प्रॉक्सीज हैं जो ईरान की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। और इनके कारण क्या होता है कि जो हमारा इंडियन ओशन है उसको भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हूती रेबल्स आपको याद रखना है, ये भी प्रॉक्सीज हैं किसके, ईरान के। ईरान के 3 मेजर प्रॉक्सी हैं, लेबनान का है हिजबुल्ला, और फ़लस्तीन का है हमास, और यमन के हैं हूती। इन तीनों के माध्यम से ईरान इज़राइल को कमज़ोर करना चाहता है, उसके अस्तित्व को मिटाना चाहता है। बफर जोन और बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब होता है ऐसा राज्य जो 2 शक्तिशाली राज्यों के बीच में किसी की तरफ नहीं होता है। इससे क्या होता है, उस क्षेत्र में संतुलन बना रहता है, जैसे कि कभी नेपाल, भारत और चीन के बीच हुआ करता था, यूक्रेन, यूरोप और रूस के बीच में हुआ करता था। तो ये बफर स्टेट की संकल्पना है। बफर जोन जैसे कि इज़राइल है वो लाटिनी नदी तक अपना एक बफर जोन बनाना चाहता है, लेबनान का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा करके उसको, यानी बफर जोन का मतलब डीमिलिटराइज जोन, है ना, असैन्य क्षेत्र वहाँ पे हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो संघर्ष होता है यानी अटैक करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से सुरक्षा कवच का काम करता है बफर जोन, ठीक है। डीमिलिटराइज्ड रीजन होता है बफर जोन। मिलिट्री ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस द्वारा किया जा रहा है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल के द्वारा ईरान में किया जा रहा है, और जो आपका ईरान इजराइल एस्केलेशन के बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, वो आपको याद रखना है। आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स को कहते हैं, और आईआरजीसी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को कहते हैं। तो ये शब्द कुछ चर्चा में आए हैं। डियोगो गार्सिया का मैं आपको बता ही चुका हूँ, हिंद महासागर में ये यूएसए का नेवल बेस है, पहले इसको यूके कंट्रोल किया करता था। हिजबुल्ला हमास का मैंने बता ही दिया है, हिजबुल्ला जो है वो लेबनान का संगठन है जिस पर अभी इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास को तो पहले ही उसने बहुत कमज़ोर कर दिया है, हाउतीस को भी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल चर्चा में। ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इजराइल है उसका चूँकि भूभाग बहुत छोटा है, जनसंख्या भी कम है, इसलिए इजराइल चाहता है कि वो अपना भौगोलिक विस्तार करे ताकि उसका उस पूरे रीजन में एक प्रकार से डोमिनेंस रहे, प्रभुत्व रहे। तो ये उसकी नीति है, और इसी नीति के कारण एक नदी चर्चा में आई जिसे लिटानी रिवर कहते हैं। ये देखिए लिटानी रिवर का ये पीली लाइन से दिख रहा है, और ये जो रीजन है ये लेबनान का है, और इस रीजन को जो है इजराइल धीरे धीरे यहाँ पे नियंत्रण करते हुए लिटानी रिवर तक अपना क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा उसने पहले भी आपका गोलन हाइट्स को नियंत्रित कर लिया था और सिनाई प्रायद्वीप को नियंत्रित कर लिया था। तो उसकी ऐसी नीति है, ऐसा उसको करना बहुत ज़रूरी भी है। अगर वो ऐसा अपना प्रभाव नहीं बढ़ाएगा तो आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो सब उसको फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सारी समस्या है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये आपकी एक महत्वपूर्ण संगठन है, ये भी चर्चा में रहा है। ओपेक मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति में पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आपको याद रखना है। एक आईमैक जो है बहुत चर्चा में आ रहा है अभी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इसको बोलते हैं, और
चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर के रूप में इसको देखा जाता है। देखिएगा, ये भारत से यूएई होता हुआ ये लैंड के माध्यम से सऊदी अरब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्डन, इज़राइल, हैफा होते हुए ये यूरोप तक जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीस वगैरह और यहाँ फ्रांस तक इसको कनेक्ट करता है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पे अब आपको पर्शियन गल्फ जो है इसको बाईपास कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है। तो इस संगठन को भी, इस परियोजना को भी आपको याद रखना है, आईमैक को। आईमैक क्या है? फिर उसके बाद आता है इंडियन ओशन इम्पोर्टेंस। जियोपॉलिटिकली इंडियन ओशन का हमेशा महत्व रहा है, क्योंकि 80% ग्लोबल ट्रेड प्लस एनर्जी रूट का ये एक बहुत बड़ा मीडियम है, माध्यम है, रूट है। यहाँ पे कई सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे हार्मोस है, मलक्का है। अगर इन दोनों को नियंत्रित कर लिया जाएगा तो पूरा जो है ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू जो होता है वो काफ़ी हद तक एक प्रकार से नियंत्रण में आ जाएगा। सागर पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है, सागर डॉक्ट्रिन जरूर आपको याद रखना है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, है ना। भारत हमेशा से देखा होगा आपने विश्व गुरु की भूमिका में रहता है, और इस कारण से वो चाहता है कि इस समुद्री क्षेत्र में जितने भी देश हैं वहाँ पे कोई भी संघर्ष की स्थिति ना हो और ट्रेड आसानी से रहे, चलता रहे, जिससे सभी देशों को फ़ायदा हो। तो भारत भी यहाँ पर आपने देखा, भारत भी एक नौसेना, बहुत बड़ी एक नेवल पावर है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जो है, बेल्ट का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है एक प्रकार से आपका मैरीटाइम सिल्क रूट है, उसे बेल्ट बोला जाता है, और रोड इनिशिएटिव है जो सिल्क रूट होता है, यानी इसके दो भाग हैं, है ना। दोनों भागों को आपको याद रखना है। ये चाइना का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, परंतु अभी ये खटाई में पड़ गया है और भारत इसका बहुत विरोध करता है, क्योंकि इसमें जो रोड इनिशिएटिव है वो हमारे पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानता है। कुल मिलाकर के अगर आपको अच्छा इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करना है, तो आपके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का हो, या खनिज निरीक्षक का हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, कोई भी इंटरव्यू हो, एक सामान्य जागरूकता तो आपको होना ही चाहिए कि आपके पास क्या घटित हो रहा है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाकी विश्व पर उसका क्या प्रभाव देखा जा रहा है, वो सब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। तो साथियों, आज की जो हमारी बातचीत है उसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर के आएंगे और उसकी विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।